क्या सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स ग्रीनलैंड में एक नया शहर बसाना चाहते हैं? दरअसल साल 2019 में जिस बात पर पूरी दुनिया हंसी थी, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर गेम बन चुका है। सिलिकॉन वैली के एक 29 साल के लड़के ने पीटर थील जैसे रईसों के साथ मिलकर टेबल पर 4400 करोड़ रुपए रख दिए। इनका मकसद कोई पिकनिक स्पॉट बनाना नहीं है, बल्कि बर्फ के बीच एक ऐसा प्राइवेट देश खड़ा करना है जहां ना कोई कानून होगा, ना ही कोई सरकार, जहां रोमन सभ्यता का दोबारा जन्म होगा, इंसान अमर बनेंगे और खाना प्रिंट किया जाएगा। ये कहानी किसी साइंस फिक्शन की नहीं है, ये कहानी है एक असली प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का नाम है प्रैक्सिस। ग्रीनलैंड को हासिल करने की डोनाल्ड ट्रंप की सनक का ये भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या है इस नए टेक यूटोपिया की कहानी? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव देख रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत 1997 में हुई। एक किताब से नाम है द सोवरेन इंडिविजुअल। सिलिकॉन वैली के रईस इस किताब को किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह मानते हैं। इस किताब का मूल मंत्र बहुत सीधा है। ये कहती है कि आने वाले समय में तकनीक इतनी ताकतवर हो जाएगी कि अमीर लोग सरकारों के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। वो देश की सीमाओं को नहीं मानेंगे और अपने कानून खुद बनाएंगे। यानी एक व्यक्ति ही अपने आप में एक आजाद देश बन जाएगा। पीटर थील इसी विचारधारा के सबसे बड़े पैरोकार हैं। थील वो शख्स हैं जिन्होंने पेपल और पलांटिर जैसे कंपनियों की शुरुआत की। उनकी नजर में आज की सरकारें और उनके नियम सिर्फ तरक्की को रोकने वाले अड़ंगे हैं। इसीलिए 2009 में उन्होंने खुलकर लिखा था कि लोकतंत्र और आजादी एक साथ नहीं चल सकते। जब आप लोकतंत्र को एक तरफा हटा देते हैं तो समाज को जोड़ने के लिए किसी नए आधार की जरूरत पड़ती ही है। यहीं से सिलिकॉन वैली में धर्म और परंपरा की एंट्री हुई। 2010 के आसपास जो टेक रईस खुद को कट्टर नास्तिक कहते थे, आज वो बाइबल और पुरानी परंपराओं की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शांति की खोज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। वो जानते हैं कि एक नई दुनिया का एक नया शहर बसाने के लिए अनुशासन और एक साझा पहचान होना जरूरी है। ईसाई धर्म उनके लिए एक सोशल टूल की तरह है जो उनके समाज को एक सूत्र में बांध कर रखेगा। लेकिन इस समाज का असली केंद्र इंसान नहीं, बल्कि एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। पीटर थील और उनके साथियों के लिए एजीआई एक नए देवता की तरह है। उनका लॉजिक ये है कि अगर आप एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो पूरी दुनिया का डेटा कंट्रोल करे और हर समस्या का समाधान दे, तो वो ताकत किसी भगवान से कम नहीं होगी। यानी वो एक ऐसा धर्म बना रहे हैं जिसमें अंदर बैठा भगवान एक सुपर कंप्यूटर होगा। अब यहाँ पर दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि इस मशीनी भगवान और इस नए समाज को बसाने के लिए जमीन कहाँ से आएगी? आप अमेरिका के कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क में रहकर अपनी निजी हुकूमत नहीं चला सकते। वहां आपको टैक्स देना होगा और वहां की अदालतों के चक्कर भी लगाने होंगे। इसीलिए इन रईसों को एक एग्जिट चाहिए, यानी एक ऐसा रास्ता जो उन्हें मौजूदा सिस्टम से बाहर निकाल दे। वो रास्ता क्या होगा? इसी सवाल ने सिलिकॉन वैली को एक नया हीरो दे दिया है, जिनका नाम है ड्रेडन ब्राउन। 29 साल का ये नौजवान एक टेक यूटोपिया बनाना चाहता है। ड्रेडन ब्राउन ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और उनका मानना था कि आज की दुनिया में नए शहर बसाने की ताकत खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क या फिर सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर अब पुराने पड़ चुके हैं, क्योंकि वो नौकरशाही और सख्त नियमों के बोझ तले दबे हुए हैं। ब्राउन ने इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए साल 2019 में चार्ली कैलिनन के साथ मिलकर एक कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का मकसद ये है कि एक नए शहर की स्थापना करना। ये विचार बेस्ड है द नेटवर्क स्टेट नाम के कॉन्सेप्ट पे। सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ा नाम है बालाजी श्रीनिवासन। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें वो द नेटवर्क स्टेट के बारे में बताते हैं। ये किताब प्रैक्सिस प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा है। बालाजी का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि पहले आप इंटरनेट पर एक जैसी सोच वाले लोगों की कम्युनिटी बनाइए। जब इस कम्युनिटी में हजारों लोग जुड़ जाएंगे और उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति हो जाए, तब वो मिलकर किसी देश से जमीन खरीदें। इसके बाद वहां अपना भौतिक शहर बसाएं और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आजाद देश की मान्यता हासिल कर लें। इसी फॉर्मूले पर यह पूरा काम चल रहा है। ड्रेडन ब्राउन ने इस सपने को बेचने के लिए विजुअल्स का सहारा लिया। उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर फर्म ज़हा हदीद आर्किटेक्ट्स को इस शहर का कॉन्सेप्ट डिजाइन बनाने का जिम्मा सौंपा। ज़हा हदीद की डिजाइन अपनी घुमावदार और भविष्य की दिखने वाली इमारतों के लिए जानी जाती है और इस शहर को हीरो फ्यूचरिज्म का नाम दिया गया है। ये डिजाइन देखने में पुराने रोम की भव्यता और भविष्य की तकनीक का मेल है।
इस शहर का नक्शा सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक खास मकसद भी है। ड्रेडन ब्राउन एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसे वो एक्सीलरेशन जोन कहते हैं। ये एक ऐसा इलाका होगा जहां 20वीं सदी के सरकारी नियम लागू नहीं होंगे। वहां रोबोकॉप्स यानी कि रोबोटिक पुलिस तैनात होगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए इंसान नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल होगा। यहाँ तक कि वहां रहने वालों के लिए खाना खेतों से नहीं बल्कि 3D प्रिंटर से निकल कर आएगा। सब सुनने में किसी फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। ये अरबपति किसी भी ऐसी चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहते जो बाहरी सरकार के कंट्रोल में हो। अगर वो खुद का खाना लैब में बनाएंगे और अपनी सुरक्षा मशीनों से करेंगे तो उन्हें किसी भी देश की सप्लाई चेन या फिर पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे। ड्रेडन ब्राउन का कहना है कि वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक नई सभ्यता की नींव रख रहे हैं। इस भव्य नक्शे को जमीन पर उतारने के लिए ड्रेडन ब्राउन को पैसे की जरूरत है और यहीं पर ड्रेडन ब्राउन ने सिलिकॉन वैली के पुराने दिग्गजों से हाथ मिलाया। दरअसल ब्राउन का एक टेक यूटोपिया बनाने का सपना नया नहीं है। इससे पहले साल 2008 में पीटर थील भी एक ऐसी ही कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने सिस्टेडिंग इंस्टीट्यूट नाम के एक संस्थान को करीब $1.7 मिलियन रुपए के हिसाब से 14 करोड़ रुपए की फंडिंग दी। इसे मशहूर इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन के पोते पेट्री फ्रीडमैन ने शुरू किया था। इनका मकसद अंतर्राष्ट्रीय पानी में तैरते हुए ऐसे आइलैंड बनाना था जो किसी भी देश के नक्शे में ना हो। थील ने अपने 2009 के मशहूर लेख द एजुकेशन ऑफ द लिबर्टेरियन में लिखा था कि आज़ादी की तलाश में हमारे पास 3 रास्ते हैं: साइबर स्पेस, आउटर स्पेस और समुद्र। अंतरिक्ष बहुत दूर है और इंटरनेट पर अब सरकारों का कब्जा हो चुका है, इसलिए समुद्र ही वो आखिरी जगह है जहां हम अपनी मर्जी का एक समाज बना सकते हैं। थील का विजन था कि इन समुद्री शहरों में सरकारें कंपनियों की तरह काम करेंगी। यहाँ रॉकेट साइंस होगा, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे प्रयोगों पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसे गवर्नमेंट 2.0 कहा गया, जहाँ लोग ये तय कर सकेंगे कि उन्हें किस तरह के कानूनों के बीच रहना है। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट ने पैसिफिक ओशियन बसे एक आइलैंड देश फ्रेंच पोलिनेशिया के साथ मिलकर एक तैरता हुआ प्रोटोटाइप शहर बनाने का समझौता किया था। लेकिन 2018 में वहां की जनता और सरकार के विरोध के बाद ये डील टूट गई। ड्रेडन ब्राउन के प्रैक्सिस में थील को अपना वो पुराना सपना सच होता दिखाई दिया। पीटर थील ने प्रोनामोस कैपिटल नाम की कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और ये कोई आम निवेश फर्म नहीं है। इसका एकमात्र मकसद दुनिया भर में निजी शहरों यानी कि प्राइवेट सिटीज के निर्माण में पैसा लगाना है। यही कंपनी अब प्रैक्सिस में भी इन्वेस्ट कर रही है। कितना पैसा, ये जानने से पहले जानते हैं कि ये शहर बनेगा कहाँ। ड्रेडन ब्राउन और उनकी टीम ने मेडिटेरेनियन सी के कई देशों जैसे कि मोंटेनेग्रो और ग्रीस में जमीन तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां के सख्त यूरोपीय कानूनों ने उनके कदम रोक दिए। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें वाकई एक आज़ाद रियासत चाहिए तो उन्हें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां जमीन बहुत ज़्यादा हो और सरकार की पकड़ उतनी ही कमज़ोर। यहीं से उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर पड़ी। ग्रीनलैंड में वो सब कुछ था जिसकी उन्हें तलाश थी। ग्रीनलैंड, जिस पर इन दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें लगी हुई हैं, यहीं से आपको प्रैक्सिस और व्हाइट हाउस का कनेक्शन दिखाई देगा। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब दुनिया ने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया था। लेकिन 2025 में जब वो दोबारा सत्ता की तरफ बढ़े तो ये मजाक एक गंभीर राष्ट्रीय मिशन बन गया। ट्रंप के लिए ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा और वहां छिपे खनिजों का खजाना है। ग्रीनलैंड को खरीदना अमेरिका का बहुत पुराना जुनून है। साल 1946 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को $100 मिलियन यानी कि करीब 830 करोड़ रुपए के सोने का ऑफर दिया था। आज की कीमत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो $1.6 बिलियन बैठता है। लेकिन इस बार इस पुराने जुनून में नई जान सिलिकॉन वैली के उन रईसों ने फूंकी है जो अपना खुद का शहर बसाना चाहते हैं। सिलिकॉन वैली के इस एजेंडे को सीधे व्हाइट हाउस से जोड़ने वाला एक और नाम है जेडी वैंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। जेडी वैंस की राजनीति की शुरुआत पीटर थील के दफ्तर से ही हुई थी। वैंस पहले पीटर थील की इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे। जब वैंस ने राजनीति में आने का फैसला किया तो थील ने उनकी कैंपेन के लिए $15 मिलियन यानी कि करीब 125 करोड़ रुपए की मदद की। जेडी वैंस के जरिए पीटर थील की विचारधारा व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंच गई है और पीटर थील और उनके साथियों का मकसद सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। वो जानते हैं कि अमेरिका में आज भी संविधान और अदालतों की ताकत बहुत ज्यादा है। वहाँ पूरी तरह से अपनी मनमर्जी चलाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जगह खोजी है जिसे वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी मानते हैं और जहाँ वो अपनी शर्तों पर हुकूमत भी कर सकते हैं। और इसी तलाश ने उनका रुख ग्रीनलैंड की तरफ मोड़ दिया है।
ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है, ये आने वाले समय की सबसे कीमती जमीन है। पीटर थिल के एक और पुराने साथी हैं केन हावरी। केन हावरी पेपेल के को-फाउंडर हैं और ट्रंप ने उन्हें डेनमार्क में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया था। डेनमार्क वही देश है जिसके पास ग्रीनलैंड का कंट्रोल है। केन हावरी का राजदूत बनना कोई आम नियुक्ति नहीं थी, ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बिसात का एक बहुत बड़ा मोहरा था। इस तरह एक पूरा चक्र पूरा होता है। पीटर थिल पैसा और रसूख लगाते हैं, जेडी वैंस और केन हावरी जैसे लोग सरकारी सिस्टम के अंदर रास्ता बनाते हैं, और ड्रेडन ब्राउन जैसे नौजवान इस पूरी योजना को प्रैक्सिस जैसे एक खूबसूरत पैकेज में लपेटकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आने वाले समय में देश और उनकी नागरिकता पुरानी बात हो जाएगी और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तरफ वो लोग होंगे जो पुराने देशों के साथ कानूनों में फंसे रहेंगे, दूसरी तरफ वो रईस होंगे जो निजी शहरों में रहकर मशीनी देवताओं यानी कि एआई के सहारे अमर होने की कोशिश करेंगे। प्रैक्सिस का ग्रीनलैंड से गहरा संबंध है। साल 2024 में ड्रेडन ब्राउन खुद ग्रीनलैंड की राजधानी नूक पहुंचे। वहां उन्होंने सरकारी अधिकारियों और विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की और इनमें सबसे प्रमुख नाम था पेले ब्रोबर्ग। पेले ब्रोबर्ग ग्रीनलैंड की नलेराग पार्टी के नेता हैं और ये पार्टी ग्रीनलैंड को डेनमार्क से पूरी तरह आजाद कराने की वकालत करती है। ब्राउन ने पेले ब्रोबर्ग के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक लालच रखा। दरअसल डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को करीब $500 मिलियन की सब्सिडी देता है। ब्राउन का तर्क था कि अगर ग्रीनलैंड प्रैक्सिस को अपना शहर बसाने की परमिशन देता है तो उस शहर से होने वाली टैक्स की कमाई डेनमार्क की सब्सिडी से कहीं ज्यादा होगी, यानी प्रैक्सिस के जरिए ग्रीनलैंड अपनी आजादी का रास्ता खरीद सकता है। ग्रीनलैंड के साथ साथ ये अरबपति अमेरिका के अंदर भी अपनी जगह बना रहे हैं। इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट एटलस। ये कैलिफोर्निया में मौजूद वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर एक डिफेंस स्पेसपोर्ट सिटी का प्रस्ताव है, यानी डिफेंस और स्पेस की ताकत प्राइवेट हाथों में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये योजना बहुत काम की है। वो अपने एजेंडा 47 के तहत अमेरिका में 10 नए फ्रीडम सिटीज बनाने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ये शहर अमेरिकी जीवन स्तर को बदल दे, लेकिन आलोचक मानते हैं कि ग्रीनलैंड जैसा शहर ट्रंप के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह भी बन सकता है, एक ऐसी जगह भी जो पश्चिमी कानूनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो और जहां वो सत्ता छोड़ने के बाद भी सुरक्षित रह सके। अक्टूबर 2024 में प्रैक्सिस ने एक ऐसी खबर साझा की जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मच गई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक प्राइवेट सिटी बनाने के लिए $525 मिलियन यानी कि करीब 4400 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई है। ये रकम किसी भी नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे ही इस डील की गहराई में झांका गया तो एक बहुत बड़ा झोल सामने आया। ये पैसा किसी बैंक या पारंपरिक फर्म से नकद नहीं आया था। ये फंडिंग GEM डिजिटल नाम की एक कंपनी से मिली थी जो डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। दरअसल ये 4400 करोड़ रुपए का कैश नहीं बल्कि एक टोकन बेस्ड डील थी। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रैक्सिस को ये पैसा तभी मिलेगा जब वो अपना खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च करेंगे और उसकी बाजार में कीमत बनी रहेगी। ये एक तरह का कागजी खेल है जिसे क्रिप्टो की दुनिया में बहुत जोखिम भरा माना जाता है, यानी जिस शहर की बुनियाद रखी जा रही है उसका पैसा भी अभी सिर्फ हवा में है। लेकिन प्रैक्सिस के साथ सिर्फ पैसों का ही विवाद नहीं है, असली चिंता उस कल्चर को लेकर है जो इस शहर के अंदर पनप रहा है। प्रैक्सिस की मेंबरशिप के लिए $1000 यानी कि करीब 44,000 रुपए की सालाना फीस लगती है, लेकिन सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। वहां शामिल होने के लिए एक बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है जिसे ये लोग वाइब चेक कहते हैं। ड्रेडन ब्राउन के मुताबिक फिलहाल उनके पास 1000 से ज्यादा ऐसे मेंबर्स हैं जो दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में रहते हैं और खुद को नोमैड्स कहते हैं। इस शहर का रहन सहन किसी कल्ट जैसा है। ये लोग रिफाइंड तेल को जहर मानते हैं और सिर्फ कच्चा दूध पीते हैं। इनके लिए धूप में वक्त बिताना यानी कि सन गेजिंग एक जरूरी इबादत की तरह है। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक खतरनाक विचारधारा भी छिपी है। प्रैक्सिस के इनर सर्कल में ऐसी किताबों की चर्चा होती है जो लोकतंत्र और समानता को कमजोरी मानते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं जूलियस इवोला की किताबें। जूलियस इवोला एक इतावली दार्शनिक थे जिनकी विचारधारा ने मुसोलिनी और फासीवाद को प्रभावित किया था। वहां ऐसी सोच की वकालत की जाती है जो सिर्फ ताकतवर के शासन को सही मानती है। ब्राउन और उनके साथी इन इलाकों को एक्सीलरेशन जोन कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहां नियम कानून रुकावट ना बने। वो एक ऐसा इलाका चाहते हैं जहां मानव क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे प्रयोग किए जा सकें जिन पर बाकी दुनिया में पाबंदी लगी हुई है। वो मानते हैं कि पुराने नियम मानवता को अमर होने से रोक रहे हैं, लेकिन बिना किसी जवाबदेही के बने ये शहर अक्सर नरक में बदल जाते हैं। यहाँ पर आलोचकों को डर ये है कि ये शहर रईस इंजीनियरों के लिए तो सोने का महल होगा, लेकिन वहाँ काम करने वाले आम मजदूरों के लिए एक आधुनिक जेल बन जाएगा। इसकी तुलना कतर से की जा सकती है, जहां 2022 वर्ल्ड कप के दौरान
मजदूरों की स्थिति गुलामी जैसी थी। क्या प्रैक्सिस भी एक ऐसा ही डिस्टोपिया होगा जहां लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होंगे और सारा कंट्रोल एक निजी कंपनी के हाथ में होगा? ये कहानी हमें एक बड़े मोड़ पर लाकर छोड़ती है। क्या हम वाकई एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कंपनियां अब सिर्फ सामान नहीं बेचेंगी बल्कि वो हमारी सरकारें बन जाएंगी? क्या आने वाले समय में हमारी सिटीजनशिप इस आधार पर तय होगी कि हमारे पास किस अरबपति के शहर का टोकन है? सिलिकॉन वैली का यह नया मशीनी धर्म अभी अपनी शुरुआती शक्ल ले रहा है। ये मानवता को बचाने का कोई नेक इरादा है या फिर लोकतंत्र को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश? इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। इस शानदार वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे इरशाद। आप देखते रहिए खबरगांव।